हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रिया जी एस अकेडमी में। हम क्रॉनिकल के सितंबर माह के करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, कंपाइलेशन पढ़ रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक आज का, भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में सीपी राधाकृष्णन का निर्वाचन, अति महत्वपूर्ण विषय। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो यही याद रखना है, 15वें नंबर के ये उपराष्ट्रपति हैं। 9 सितंबर 2025 को सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने ये चुनाव पूर्व सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को हरा के जीता है। महत्वपूर्ण ये है इन लाइन्स में कि 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति के रूप में। और दूसरा जो मुख्य मुद्दा है कि इनसे रिलेटेड क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, क्या संविधान इनके संबंध में कहता है, वो अति महत्वपूर्ण विषय है। आइए देखते हैं। संवैधानिक प्रावधान आर्टिकल 63 के तहत उपराष्ट्रपति का पद स्थापित है। मतलब आर्टिकल 63 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि उपराष्ट्रपति का पद होना चाहिए, वाइस प्रेसिडेंट का पद होना चाहिए। और आर्टिकल 64 बोलता है वह राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। दैट मीन्स जब भी राज्यसभा की मीटिंग होगी, राज्यसभा के सेशंस होंगे, उस स्थिति में आपका जो राज्यसभा को हेड करेंगे वो आपके उपराष्ट्रपति हैं। अगला है कार्यकाल व योग्यता। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वह भारतीय नागरिक है, न्यूनतम 35 वर्ष का आयु व राज्यसभा सदस्य बनने की योग्य होने चाहिए। इसमें महत्वपूर्ण तथ्य 5 वर्ष, ये पूछा जा सकता है डायरेक्टली। भारतीय नागरिक, न्यूनतम 35 वर्ष, और राष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष की आवश्यकता है। और राज्यसभा सदस्य बनने के योग्य होने चाहिए। आपको एग्ज़ाम में कंफ्यूज किया जा सकता है कि राज्यसभा या लोकसभा के सदस्य बनने के योग्य होने चाहिए, इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। आपको पता है कि जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा को हेड करते हैं, तो इसका तात्पर्य है कि उनके पास राज्यसभा सदस्य बनने के योग्यता होनी चाहिए। देखिए, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है। और आपको पता है कि जो राज्यसभा है वो कभी भंग नहीं होती, वो कॉन्टिन्यूस चलती रहती है। आपकी लोकसभा ही हर 5 साल बाद डिसॉल्व हो जाती है और नए इलेक्शंस होते हैं और नए एमपीज़ आपके चुन के संसद में जाते हैं। तो जो राज्यसभा है वो कॉन्टिन्यूस चलती रहती है, लगातार चलती रहती है, लेकिन इसमें जो सदस्य होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो 6 ईयर्स होता है। ये पॉइंट याद रखना है। राज्यसभा को हेड कर रहे उपराष्ट्रपति, उनका कार्यकाल 5 वर्ष, लेकिन जो मेंबर्स हैं राज्यसभा के उनका कार्यकाल 6 ईयर्स। ये ऑलरेडी यूकेपीसीएस में प्रश्न पीवाईक्यू के फॉर्म में आ चुका है, तो ये पॉइंट हमें याद होना चाहिए। अगला है निर्वाचन प्रक्रिया। आर्टिकल 66 के तहत संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित व मनोनीत सदस्य इम्पॉर्टेंट पॉइंट निर्वाचन मंडल का हिस्सा होते हैं तथा राज्य विधानसभाएं भाग नहीं लेती है। अति महत्वपूर्ण तथ्य। आर्टिकल 66 डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि किस आर्टिकल के तहत निर्वाचन होता है उपराष्ट्रपति का, तो आर्टिकल 66 है। पार्लियामेंट के दोनों सदनों के आपके मत, दैट मीन्स लोकसभा और राज्यसभा के दोनों निर्वाचित, दैट मीन्स जो इलेक्टेड मेंबर्स है। लोकसभा के केस में जनता द्वारा चुने गए, 18+ की जो जनता है उनके द्वारा चुने गए, और राज्यसभा के केस में जो सदस्य होते हैं राज्यसभा उनके द्वारा। मनोनीत हो गया। कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं, जैसे राज्यसभा में कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं जो स्पेशल कैटेगरी रखते हैं, जैसे स्पोर्ट्स से या कोई स्पेशल क्षेत्र हो सकता है आपका। जैसे स्पोर्ट्स से आपका चुने गए थे सचिन, तो वो नॉमिनेटेड मेंबर में काउंट होंगे। लेकिन जब उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है उस समय वोटिंग करते समय निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं। ये पॉइंट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति में मनोनीत सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा ही चुन के जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनका जो झुकाव होगा ज़्यादा पॉसिबल है कि राष्ट्रपति की तरफ हो या इस तरह से
ये इसलिए मनोनीत सदस्यों वाला जो मुद्दा होता है वो राष्ट्रपति के चुनाव से हट जाता है, परंतु आपके जो उपराष्ट्रपति हैं उनके चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, राज्य विधानसभाएं भाग नहीं लेती हैं, परंतु राष्ट्रपति के जो चुनाव होता है राज्य विधानसभाएं भाग लेती है। इसका प्रमुख कारण क्या है? भारत का फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर बोलता है कि जो राष्ट्रपति है, जो प्रेसिडेंट है आपका, वो राज्यों की प्रतिनिधित्व को भी दर्शाएगा। दैट मीन्स फेडरल स्ट्रक्चर के कारण प्रेसिडेंट के चुनाव में राज्य विधानसभाओं को भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। मतदान प्रणाली, गुप्त मतदान द्वारा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से चुनाव होता है। अधिकतर जो मतदान होता है वो गुप्त तरीके से ही होता है। दैट मीन्स आप अपना वोट शो नहीं कर सकते कि आप किस पार्टी को वोटिंग कर रहे हैं। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली अपना अपने पूरा का पूरा अलग टॉपिक है। तो अब पढ़ लेते हैं कि सीपी राधाकृष्णन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। पहला है सीपी राधाकृष्णन, उन्होंने झारखंड, तेलंगाना, पुडुचेरी और महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में कार्य किया है। झारखंड हो गया, तेलंगाना हो गया, पुडुचेरी हो गया और महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में कार्य किया है। पेशे से वे कृषि विशेषज्ञ और उद्योगपति हैं। तमिलनाडु से तीसरे नेता हैं जिन्होंने उपराष्ट्रपति का पद संभाला है। आइए अगला टॉपिक देखते हैं इसी क्रम में। आधार को विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया में वैध पहचान दस्तावेज बनाने का निर्देश। आपको पता होगा कि अभी वर्तमान में SIR की प्रोसेस चल रही है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। उसमें आधार को भी एक मुख्य दस्तावेज के रूप में मानने का निर्देश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। आप सबको पता होगा कि आधार आपके सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है, क्योंकि कोई विदेशी व्यक्ति जो लगभग 180 डेज से ज़्यादा भारत में रह रहा है वो भी आधार बना सकता है, आधार कार्ड बना सकता है। परंतु सुप्रीम कोर्ट द्वारा आधार को भी एक दस्तावेज मानना अपना आप में एक महत्वपूर्ण विषय रहेगा। आइए इस टॉपिक को देखते हैं। 8 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया के लिए आधार को वैध पहचान दस्तावेज के रूप में स्वीकार करने के निर्देश निर्वाचन आयोग को दिया है। देखिए, ये न्यूज़ में ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है क्या। आइए इसको देखते हैं कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है क्या। स्पेशल मतलब एक विशेष रूप से एक प्रक्रिया चल रही है। इंटेंसिव हिंदी में लिखा गया गहन, दैट मीन्स एक विशेष जांच चल रही है जिसका मुख्य उद्देश्य है जो वोटिंग प्रोसेस होती है उसको फेयर कर देना। अब फेयर कर देने का मतलब है कि भारत में क्या होता है, जनरली अगर कोई वोटर है तो वो कई बार डिफरेंट स्टेट्स के वोटर आईडी कार्ड्स बना लेता है। जैसे स्टेट 1 का वोटर आईडी कार्ड बना लिया, स्टेट 2 का वोटर आईडी कार्ड बना लिया, यहाँ पे भी वोट कर दिया, यहाँ पे भी वोट कर दिया। और कई बार क्या होता है, जो इलीगल माइग्रेंट्स होते हैं वो भी भारत की वोटिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, नकली वोटर आईडी कार्ड बना के, फेक आईडीज़ बना के। तो इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेसी होती है वो प्रभावित होती है नकारात्मक रूप से। उसको रोकने के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रोसेस चलती है। तो ये प्रोसेस चल रही है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसका मुख्य उद्देश्य है चुनाव प्रक्रिया को फेयर बनाना ताकि लोगों का विश्वास चुनाव प्रक्रिया पे बना रहे। महत्वपूर्ण तथ्य है कि क्या आधार है इस प्रोसेस का, क्योंकि आपने देखा होगा कि विपक्ष कई बार प्रश्न उठा रहा है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रोसेस सही नहीं है, कहीं ना कहीं हमारे वोटर्स को हटाने के लिए किया जा रहा है। इस तरह से वो बार बार प्रश्नों को उठाते हुए आ रहे हैं। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऐसा नहीं है कि वर्तमान सरकार के द्वारा ही हो रहा है, 2003 में भी ऑलरेडी हो चुका है, विभिन्न सरकारों द्वारा इसको लागू किया जाता है। दैट निर्वाचन आयोग इसमें मुख्य नोडल एजेंसी होती है जो इस पूरे के पूरे कार्य को करती है। ऐसा नहीं है कि वो अपने मन से करने जा रहे हैं, इसके लिए बल्कि एक एक्ट है
जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21 के तहत ये प्रोसेस की जा रही है। आप लोगों ने पढ़ा होगा रिप्रेजेंटेशन वाला RPA एक्ट होता है 1950, उसके तहत हो रहा है। वहीं आपका चुनाव आयोग का जो आर्टिकल है 324, वहाँ पर भी जो आपकी इलेक्शन कमीशन है उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है कि वो फेयर इलेक्शंस को कंडक्ट करा सके। तो वहाँ से ही उनकी ड्यूटी कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे निकलती है। देखिए, ध्यान रखने वाली बात है कि एग्ज़ाम में 1950 की जगह 1951 भी दिया जा सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। 1950 ही क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि 1950 का भी एक एक्ट है, 1951 का भी एक्ट है, लेकिन जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि कौन वोटर है इंडिया में, कौन वोटर नहीं है, या उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी तय की गई है, जैसे भारत का नागरिक हो, 18+ की उम्र हो, वोटर ID कार्ड हो, वो सारे के सारे 1950 वाले एक्ट में दिए गए। इसलिए ये जो SIR का जो प्रोसेस है वो पावर अपनी RPA 1950 से लेता है। देखिए, आधार के लिए सरकार न्यायालय की टिप्पणी भी देख लेते हैं। आधार की व्यापक उपयोगिता को मान्यता दी गई है। दैट मीन्स सुप्रीम कोर्ट इस बात को स्वीकार करता है कि आधार आज वर्तमान में उसकी यूटिलिटी डिफरेंट एरियाज़ में बढ़ चुकी है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि नागरिकता का प्रमाण नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर कोई भारत में रह रहा है लगभग 180 दिन के आसपास, तो वो भी आधार कार्ड बना के घूम सकता है। आइए अगले टॉपिक पे चलते हैं। सोशल मीडिया नियमन हेतु दिशा निर्देश, महत्वपूर्ण प्रश्न। ऑलरेडी मेंस एग्जाम BPSC में पूछा जा चुका है, इससे रिलेटेड ही मेंस का क्वेश्चन। प्रीलिम्स में आने के भी इसके बहुत सारे चांसेस रहेंगे। आइए देखते हैं। 4 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सोशल मीडिया के नियमन हेतु दिशा निर्देश तैयार करने का निर्देश दिया है, जो नेशनल ब्रॉडकास्टर एवं डिजिटल एसोसिएशन के परामर्श के साथ बनाए जाएंगे। इसमें आप महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं क्या है, जहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना बनी रहेगी। आपको पता होगा आर्टिकल 19 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का आपको अधिकार देता है। आप कुछ भी बोल सकते हैं और कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को डिफेम कर दो। मतलब बोले लेकिन एक लिमिट लगा के। तो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बोलता है कि भाई आप बोलिए, लेकिन एक लिमिट के साथ। मतलब लक्ष्मण रेखा आपको क्रॉस नहीं करनी है। तो जो लक्ष्मण रेखा क्रॉस नहीं करनी है, उसी के संबंध में 19 क्लॉज 2 के तहत रिस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं कि किन किन आधार पे आपको ये लक्ष्मण रेखा क्रॉस नहीं करनी है। तो आइए देखते हैं। 19(2) के तहत राज्य सुरक्षा, दैट मीन्स कि कोई मुद्दा है और जैसे आपको वो केस याद होगा शायद, उसे जो ताज हमला हुआ था, ताज होटल पे जब हमला हुआ था, तो मीडिया ने उसको ब्रॉडकास्ट कर दिया था। तो जो बाहर आतंकवादी बैठे हुए थे, जो हेड कर रहे थे, उनको सारी की सारी नॉलेज पता चल रही थी, उनको सारी की सारी जानकारी पता चल रही थी कि इंडिया में कौन कैसे कैसे स्टेप्स उठाए जा रहे हैं ताज होटल में। दैट मीन्स जैसे ही हमारे टीम का, पुलिस टीम का, डिफेंस टीम का कोई भी स्टेप होता, तो ऑलरेडी उनको नॉलेज थी। हमारा एक स्टेप लेने पे वो 2 स्टेप पहले ही ले रहे थे। तो वो राज्य की सुरक्षा के लिए हानिकारक था। अगर आप जानबूझ के इस तरह के स्टेप्स ले रहे हैं, चलो उस समय तो उस समय सरकार को पता नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन आप वर्तमान में कुछ इस तरह की परिस्थितियां करते हैं जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हानिकारक हो। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है मुंह बंद होना ही ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलता है कि राज्य सुरक्षा के लिए मुंह बिल्कुल बंद होना चाहिए, लक्ष्मण रेखा पार नहीं करनी है। सार्वजनिक व्यवस्था, दैट मीन्स आप कुछ ऐसा ना बोल दें कि जिससे दंगे भड़क जाए। तो सार्वजनिक व्यवस्था अपना आप एक महत्वपूर्ण विषय है। शालीनता, मानहानि आदि के आधार पर। मानहानि मतलब आप किसी को डिफेम ना कर दो। आपने भी देखा होगा कि डिफेमेशन केसेस बहुत ज़्यादा चलते हैं आजकल। तो ट्रोलिंग का, सोशल साइट्स पर ट्रोलिंग बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन कई बार ज़्यादा ट्रोलिंग होने पर भी लोग कोर्ट चले जाते हैं कि उनकी डिग्निटी पे ये प्रहार है, हिट किया जा रहा है।
तो उनके आधार पर फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोका जा सकता है। फिर इसमें महत्वपूर्ण आपका यही है, भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, परंतु अनुच्छेद 19(2) के तहत यह अधिकार पूर्ण नहीं है। हमें भी पता है कि जो राइट्स होते हैं वो एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, वो पूर्ण नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी राइट दे दिया और आपने अपनी मन से लिबर्टी लेके पूरा का पूरा राइट्स का यूज़ कर दिया, नहीं, रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो ये लाइन सीधे सीधे आपके प्रश्न में पूछी जा सकती है। तो अति महत्वपूर्ण टॉपिक, जैसे मैंने आपको बताया, मुख्य परीक्षा में ऑलरेडी आ चुका है, तो प्रीलिम्स में आने की इसकी संभावना बनी रहेगी। साथ में मुख्य परीक्षा में यूके पीसीएस की मुख्य परीक्षा या अन्य पीसीएस परीक्षा में आने की संभावनाएं प्रबल रहेंगी। आइए अगला टॉपिक देखते हैं, आव्रजन एवं विदेशी अधिनियम 2025, इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025। 1 सितंबर 2025 को भारत सरकार ने आव्रजन एवं विदेशी अधिनियम 2025 को लागू किया, जिसने देश की आव्रजन व्यवस्था में व्यापक सुधार हुआ। कानूनों का समेकन, मुख्य तथ्य क्या है इसमें? जो अभी आपने एक ट्रेंड चला है कि क्या है, जो पहले जो लॉ थे वो डिफरेंट चीज़ों के लिए डिफरेंट थे, तो बहुत सारे लॉ हो गए थे एक ही क्षेत्र के, तो अब कंपाइलेशन का काम चल रहा है। तो ऐसे ही 4 कानूनों को, पुराने कानून को निरस्त करता है, जैसे विदेशी अधिनियम 1946, विदेशी पंजीकरण अधिनियम 1939, पासपोर्ट अधिनियम 1920, आव्रजन अधिनियम 2000, और उन सबको हटा के एक एक्ट बना देता है, आव्रजन एवं विदेशी अधिनियम 2025। डीजी यात्रा व FRR और माध्यम से पंजीकरण व निगरानी, देखिए मुख्य परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन प्रीलिम्स की दृष्टि से यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। बस एक बार दंड का प्रावधान देख लीजिए। जाली दस्तावेजों से प्रवेश निकास पर 7 वर्ष तक की सजा व 10 लाख तक का जुर्माना होगा। आव्रजन विदेशी अधिनियम 2025, इसे भारत की आव्रजन प्रणाली को एकीकृत व आधुनिक बनाने हेतु लाया गया है। ये अधिनियम वैश्विक मानकों जैसे वाहक दायित्व, बायोमेट्रिक सत्यापन पर डिजिटल ट्रैकिंग को अपनाता है। इस वीडियो में इतना ही। ये जो जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़े हैं उनसे प्रश्न ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, और अति महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा के हिसाब से, तो इन टॉपिक्स को पढ़ना आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा इनपुट और आउटपुट रेशियो के हिसाब से। अगली वीडियो में देखेंगे कला और संस्कृति से संबंधित विषय, लोथल में राष्ट्रीय समुद्री धरोहर परिसर और दरुमा गुड़िया। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल प्रिया GS Academy. Please subscribe it and share it.